गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के इस सेशन में हम 5 जून के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आप सभी को पता है, देखिए 4 जून को लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, मतलब कल। आज के सेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए था, लेकिन हमने लोकसभा रिजल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को आज के सेशन में कवर नहीं किया है। क्वेश्चन आएगा क्यों? तो देखिए, आज क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको लोकसभा इलेक्शन से रिलेटेड 2 वीडियो मिलने वाले हैं। पहले वीडियो में आपको लोकसभा इलेक्शन की भारत में हिस्ट्री और 8वीं लोकसभा के इलेक्शन के रिजल्ट क्या रहे, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और साथ ही साथ बैक टू बैक आपके पास दूसरा वीडियो भी आएगा, जहां पर आपके पास लोकसभा से रिलेटेड टॉप एमसीक्यू सेक्शन वहां पर कवर कराया गया है। तो दोनों वीडियो आपको आज क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। सारी इंफॉर्मेशन आप वहां से कलेक्ट कर लीजिए। डेडिकेटेड वीडियो है लोकसभा इलेक्शन पर। ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि वहां से आपको 2 क्वेश्चन तो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे और हर एग्जाम में वहां से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ओके, तो आज के इस सेशन में हम अदर करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं 5 जून के करंट अफेयर को। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका आंसर करना है आपको कमेंट बॉक्स में। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कहां मिलेगी? क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर, फ्री ऑफ कॉस्ट। आइए पहला क्वेश्चन देखिए। चर्चा में रहा रवांडा बिल किस देश द्वारा पारित किया गया? सेकंड क्वेश्चन, एटाना बोनमाटी किस देश की फुटबॉल खिलाड़ी हैं? और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट में आंसर कीजिएगा। ओके, तब तक हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर, जो कि बहुत ही सिंपल है, आपको पता भी होगा, लेकिन हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। काफी एग्जाम देखिए, हर साल किसी ना किसी एग्जाम में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे से क्वेश्चन आता है और वहां पर नॉर्मली पूछा जाता है कि कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, आज मतलब 5 जून को हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जिसे कहा जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, मनाया जाता है। यहां पर क्वेश्चन थीम से है, तो हम थीम की बात करेंगे 2024 में। तो देखिए, लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस 2024 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम है। आंसर हो जाएगा आंसर सी। डे मिल गया, थीम मिल गई, हमारा काम हो गया। लेकिन 2023 की भी थीम पूछी जा सकती है, तो हमको 2024 के साथ साथ 2023 की भी थीम को याद रखना पड़ेगा। तो 2023 की थीम की बात करें तो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन 2023 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम थी 5 जून को। तो 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आता है 2024 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की होस्ट कंट्री कौन? तो ये है इस साल सऊदी अरब। क्वेश्चन आएगा पहली बार इसकी घोषणा कब की गई थी? तो देखिए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1972 में पहली बार घोषणा की थी कि 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाया जाएगा। और तब से लेकर 1973 में, नेक्स्ट ईयर से लेकर हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाया जा रहा है। डन हो जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। यहां पर एक क्वेश्चन देखिए, स्टॉकहोम जो कि स्वीडन की राजधानी है, यहां पर घोषणा की गई थी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की। एक क्वेश्चन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से आता है, तो आप कमेंट में बताइएगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब आयोजित किया गया और किसके संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। कमेंट में आंसर कीजिएगा। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे से है, 5 जून को मनाया जाता है हर साल। इंटरेस्टिंग फैक्ट, पहली बार कब शुरुआत की गई? तो इसको मनाने की शुरुआत की गई 1973 में। ओके, और थीम आपको क्लियर हो जाती है। दोनों ईयर की याद रखिएगा जो मैंने आपको बताई है। आगे बढ़ने से पहले आज के लिए आपको ऑफर ऑफ द डे दे देता हूं। आज देखिए, आप सभी के लिए कंप्लीट जीएस जीके का जो ऑल सब्जेक्ट ई बुक कलेक्शन है, वो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में अवेलेबल है, बहुत ही इफेक्टिव प्राइस है। ओनली 499 में आपको सभी सब्जेक्ट की, जीएस के जितने भी सब्जेक्ट है, सभी की ई बुक यहां पर ई बुक कलेक्शन में अवेलेबल है। यहां पर देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग लैंग्वेज में बुक्स हैं, तो आपको दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं वो हिंदी में इसको कलेक्ट कीजिएगा, परचेस कीजिएगा, और जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं
वो आपको अलग लिंक दी गई है, तो वहां पर क्लिक करके आप इंग्लिश मीडियम की परचेस कीजिएगा ताकि आपको असुविधा ना हो। ओके, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो नीचे आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, थोड़ा साइड हो जाता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। यहां पर आप कॉल करके और अधिक जानकारी ले सकते हैं और आपका डाउट पूछ सकते हैं अगर कोई भी डाउट हो आपको इस ई बुक कलेक्शन को लेकर। ओके, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, बिना देर किए आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में। आइए सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे हम। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा, हल्ला टॉमस डॉटिर किस यूरोपीय देश की राष्ट्रपति चुनी गई? तो हल्ला टॉमस डॉटिर की बात करें तो ये यूरोपीय देश आइसलैंड की महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त की गई है। मतलब राष्ट्रपति नियुक्त हुई है, ये आइसलैंड की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। कौन? हल्ला टॉमस डॉटिर। यहां पर आप इमेज देख सकते हैं इनकी, ठीक है ना। आइसलैंड में एक बिजनेस वीमन है काफी फेमस, हल्ला टॉमस डॉटिर, जिन्हें आइसलैंड का प्रेसिडेंट हाल ही में चुना गया। वैसे देखिए, आइसलैंड के प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन हुआ है इसमें इन्होंने पूर्व पीएम कैटरीन जैकब्स डॉटिर को हराकर प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीता है। दूसरी महिला प्रेसिडेंट है आइसलैंड की। तो पहली कौन? तो पहली कभी विंगडिस नाम की एक महिला रही है, आइसलैंड की पहली महिला राष्ट्रपति, और अब दूसरी बनी कौन? हल्ला टॉमस डॉटिर। ओके, इनके पहले आइसलैंड का प्रेसिडेंट कौन था? तो इनके पहले आइसलैंड के प्रेसिडेंट के रूप में गुयाना जोहानसन पहले इनके प्रेसिडेंट थे। अब नई प्रेसिडेंट नियुक्त की गई हल्ला टॉमस डॉटिर, किस देश की? तो ये बनी है आइसलैंड की नई प्रेसिडेंट, और इस पद पर ये 4 साल तक रहने वाली है, क्योंकि आइसलैंड में प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, जो कार्यकाल होता है, वो 4 साल का होता है। ओके, आइसलैंड की बात करें तो जैसा कि अभी हमने बात की, यूरोपीय देश है, ठीक है ना, अटलांटिक महासागर में एक आइलैंड के रूप में देखने को मिलता है। रेक्साविक इसकी कैपिटल है और क्रोना यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है आइसलैंड की। अगर आप मैप में देखना चाहते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के, तो देखिए ये यूरोप है और आपको यहां पर देखने को मिलेगा आइसलैंड। और अगर ब्रॉड मैप देखें तो ये देखिए, ये इधर से आपका यूरोप और इधर से ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और यूरोप का एक आइलैंड पर देश है आइसलैंड। ठीक है, तो इसकी नई प्रेसिडेंट के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो ये बनी है हल्ला टॉमस डॉटिर, आइसलैंड की दूसरी महिला प्रेसिडेंट। आगे आएंगे, AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2024 का आयोजन कहां किया गया? AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2024 का आयोजन किया गया है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। नाम से आपको उद्देश्य समझ में आ जाएगा। यहां पर AI के फेयर तरीके से यूज को कैसे बढ़ावा दिया जा सके, इसके प्रबंधन को कैसे बढ़ावा दिया जा सके सही तरीके से, और वर्ल्ड में AI के उपयोग को कैसे बढ़ावा दिया जा सके, इस पर चर्चा की गई है AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2024 में। आयोजन हुआ है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। भारत की बात करें तो भारत की ओर से देखिए, एडिशनल सेक्रेटरी टेली कम्युनिकेशन, जिनका नाम है श्री नीरज वर्मा, इन्होंने भारत के जो डेलीगेशन ग्रुप है उसको लीड किया है, और इन्होंने पार्टिसिपेट किया स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आयोजित AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2024 में। उद्देश्य मैं आपको बता ही चुका हूं, AI के डेवलपमेंट और सिक्योरिटी, फेयर यूज, इनसे संबंधित अलग अलग मुद्दों पर यहां पर चर्चा की गई। आयोजन स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। अगला क्वेश्चन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें तो ये एक वैधानिक संस्था है जिसको संसद में एक अधिनियम के माध्यम से बनाया गया है। काम क्या है? तो भारत में लोगों के ह्यूमन राइट जो है उनको प्रोटेक्ट करना। फॉर एग्जांपल, भारतीय संविधान के भाग 3 में भी ह्यूमन राइट दिए गए हैं, जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जिम्मेदार संस्था है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। हाल ही में इसके कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई है विजया भारती सयानी। आंसर बी हो जाएगा, यह है विजया भारती सयानी, जो कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई। देखिए, कार्यवाहक अध्यक्ष का मतलब होता है कि परमानेंट नहीं है, अभी के लिए काम संभालने के लिए इनकी नियुक्ति कर दी गई। कभी भी जब परमानेंट
अध्यक्ष सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर लेगी तो इनको फिर हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो इनके पहले इस पद पर देखिए अरुण कुमार मिश्रा थे, जिनका कार्यकाल अभी समाप्त हुआ और अब इनके कार्यकाल समाप्त होने के बाद टेम्पररी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है विजया भारती सयानी को। ठीक है ना, अरुण कुमार मिश्रा जून 2021 में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे। 2 जून 2024 को इनका कार्यकाल समाप्त हो गया और सयानी जी को अब नया अध्यक्ष टेम्पररी या कार्यवाहक रूप से नियुक्त कर दिया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, काम तो आपको पता चल ही गया। इसकी स्थापना देखिए 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी, पार्लियामेंट में एक अधिनियम लाकर, जिसका नाम है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में लाया गया था। और इसी एक्ट के माध्यम से 12 अक्टूबर 1993 को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना की गई। हेडक्वार्टर कहां है? नई दिल्ली। कार्यवाहक अध्यक्ष को नियुक्त की गई, तो कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त की गई विजया भारती सयानी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की। आगे आएंगे, वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वर्ल्ड एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप की घोषणा की है। वर्ल्ड एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप के पहले संस्करण का आयोजन 2026 में कहां किया जाएगा? तो देखो, घोषणा किसने की है? वर्ल्ड एथलेटिक्स ने। ओके, इसने बोला है कि हम वर्ल्ड एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप का आयोजन करेंगे, एक नई चैंपियनशिप शुरू करने की इसने बात की। 2 साल में एक बार इसका आयोजन किया जाएगा, 2 साल में एक बार। अभी इसका फॉर्मेट बनेगा, 2026 में पहली बार आयोजन किया जाएगा हंगरी में, जो कि यूरोप का एक देश है। आंसर ए हो जाएगा। पूरी डिटेल की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो, वर्ल्ड एथलेटिक्स के जो अध्यक्ष है सेबेस्टियन कोए, इन्होंने घोषणा की है कि भाई एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप, वर्ल्ड एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, शुरुआत की जाएगी 2026 में। ठीक है, वर्ल्ड के जितने भी टॉप एथलीट हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। पहला संस्करण 11 से लेकर 13 सितंबर 2026 को हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट में आयोजित किया जाएगा। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, वर्ल्ड के जो टॉप एथलीट हैं, जो वर्ल्ड चैंपियन रहे हों, ओलंपिक चैंपियन रहे हों, वाडा डायमंड लीग विजेता रहे हों, और ऐसे जो बड़े बड़े एथलीट हैं जिनकी टॉप रैंकिंग हो, ठीक है ना, शीर्ष रैंकिंग वाले 8 से जो 16 एथलीट होंगे उनको शामिल किया जाएगा उनकी रैंकिंग के आधार पर, और फिर इस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। मतलब हायर रैंकिंग वाले जितने भी एथलीट हैं वो शामिल होंगे। शॉर्ट में बस इतना समझ लो, जो गोल्ड मेडल जीतेगा उसको $1.5 लाख की रकम दी जाने वाली। अभी तक वर्ल्ड एथलेटिक्स या वर्ल्ड एथलेटिक्स है उसके द्वारा जिस भी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाता है उसमें गोल्ड मेडल विनर को इतनी राशि कभी नहीं दी जाती। पहली बार होगा कि गोल्ड मेडल विनर को $1.5 लाख तक की राशि दी जाएगी, जो कि अभी तक की सर्वाधिक है। आयोजन कौन करेगा? वर्ल्ड एथलेटिक्स। पूरे वर्ल्ड में एथलेटिक्स खेलों का आयोजन करवाने वाली एक इंटरनेशनल बॉडी है, कंट्रोल करती है इंटरनेशनल एथलेटिक्स जितने भी टूर्नामेंट होते हैं उनको। इसकी स्थापना की गई थी 18 जुलाई 1912 को। हेडक्वार्टर स्वीडन के स्टॉकहोम में है, और जैसा कि अभी हमने बात की थी, सेबेस्टियन कोए इस संस्था के अध्यक्ष के पद पर है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा किससे था? क्वेश्चन हमारा था वर्ल्ड एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप से। पहली बार आयोजन 2026 में कहां किया जाएगा? हंगरी के बुडापेस्ट में। ओके, चर्चा में रहा फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट किस भारतीय अनुसंधान संस्थान द्वारा चलाया जा रहा है? फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट, इसकी बात करें तो ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा चलाया जा रहा है। आंसर हो जाएगा आंसर बी। एक हेल्थ प्रोजेक्ट है जो कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा चलाया गया था। अब तो इसका समापन कर दिया गया। शुरुआत कब की गई थी? 7 दिसंबर 2023 को। ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने अपनी जो एक हेल्थ प्रोजेक्ट है जिसको नाम दिया गया था फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट, अब इसका समापन किया है। इसकी शुरुआत की गई थी 7 दिसंबर 2023 को। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य की बात करें तो भारत में डायबिटीज, यकृत रोग या फिर
दिल से संबंधित जो बीमारियां होती है, जो भी रोग होते हैं, उनके पूर्वानुमान के लिए एक इफेक्टिव मॉडल डेवलप करना, यह उद्देश्य था इस प्रोजेक्ट का। भारत के 17 राज्यों में यह चलाया गया था। किस नाम से? फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट के नाम से, ताकि ऐसे जितने भी पेशेंट हैं, ऐसे जितने भी लोग हैं जिनमें खतरा बढ़ सकता है आने वाले टाइम में, उन्हें डिटेक्ट किया जा सके और उन्हें अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रोवाइड की जा सके। तो प्रोजेक्ट किसका है? तो फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट, जिसका अब समापन कर दिया गया, ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का प्रोजेक्ट है। साइंस और टेक्नोलॉजी रिसर्च और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है भारत का, बहुत ही फेमस। स्थापना की गई थी 1942 में और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलता है। ठीक है। हाल ही में माउंट कैनलॉन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो कुछ समय में हमने काफी सारे ज्वालामुखी देखे हैं जो कि रिंग ऑफ फायर में स्थित है। रिंग ऑफ फायर के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको, वैसे आपको पता भी होगा। इसी क्षेत्र में एक और ज्वालामुखी, माउंट कैनलॉन ज्वालामुखी, ठीक है, इसमें हाल ही में विस्फोट हुआ, जो कि देखने को मिलता है एशियाई देश फिलीपींस में। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है फिलीपींस में, जहां पर हाल ही में माउंट कैनलॉन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। ठीक है। माउंट कैनलॉन ज्वालामुखी की बात करें तो यह ज्वालामुखी देखिए रिंग ऑफ फायर में स्थित है। अगर हम क्षेत्र देखें तो फिलीपींस द्वीप समूह, नेग्रोस द्वीप, यहां पर ये 24 भूकंपीय रूप से सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, जो कि फिलीपींस में देखने को मिलता है। यहां पर सबसे सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं, और जिसकी हम बात करें माउंट कैनलॉन ज्वालामुखी, ये फिलीपींस में। ठीक है। रिंग ऑफ फायर में स्थित है। एक्चुअल में ये जो क्षेत्र है ये प्रशांत महासागर का एक पूरा रिंग जैसा एरिया है। अभी मैं आपको मैप बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। 40,000 किलोमीटर का क्षेत्र है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, और सबसे ज्यादा भूकंप भी इन्हीं क्षेत्रों में डिटेक्ट किए जाते हैं। अगर आप मैप पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये मैप है आपका। ठीक है। ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, तो इनके आप पूर्व में आएंगे, और इधर से एशिया यूरोप के पश्चिम में आएंगे, एशिया यूरोप के पूर्व में आएंगे, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में आएंगे, और इधर से नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के पश्चिम में आएंगे। तो ये जो पूरा एरिया आपको देखने को मिल रहा है पैसिफिक ओशियन का एरिया। ओके। तो ये पूरी एक रिंग जैसा देखिए वर्क करता है, और यहीं पर सबसे ज्यादा वर्ल्ड के ज्वालामुखी जो कि सक्रिय हैं वो देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए आप देखना, हमने कुछ समय से इंडोनेशिया, फिलीपींस, यहाँ के ज्वालामुखी सबसे ज्यादा देखे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इसी रिंग ऑफ फायर में स्थित है। क्वेश्चन हमारा ज्वालामुखी से था, तो एक और ज्वालामुखी हम याद रखेंगे, ईबू ज्वालामुखी। यह भी इंडोनेशिया में काफी सक्रिय ज्वालामुखी में गिना जाता है। फिलीपींस, इसकी बात करें तो यह दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है जिसकी कैपिटल है मनाली। ओके। क्वेश्चन हमारा किस ज्वालामुखी से, इसे याद रखिएगा। तो माउंट कैनलॉन ज्वालामुखी या कैनलॉन ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? तो यह स्थित है फिलीपींस में। ओके। आगे बढ़ेंगे। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024, मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024, इसमें विजेता को कितने पुरस्कार राशि प्रदान की जाने वाली है? तो आप सभी को पता है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 इस साल यूएसए और वेस्ट इंडीज में आयोजित किया जाएगा। 9th एडिशन है, यह भी हमने पढ़ा था कुछ सेशंस पहले ही, और 20 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है इस बार सबसे ज्यादा। इसमें जो विजेता रहेगा उसको $2.45 मिलियन की इनामी राशि दी जाने वाली। ये डिसाइड किया है आईसीसी ने। किसने डिसाइड किया है? आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसने बताया है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 जो कि मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 है, इसमें ऑल ओवर सभी जो विनर हैं उनको मिलाकर $11.25 मिलियन की पुरस्कार राशि दी जाएगी। जो विनर रहेगा टूर्नामेंट का उसको $2.45 मिलियन दिए जाएंगे, और जो रनर अप रहेगा उसको $1.28 मिलियन की राशि दी जाने वाली है। विनर को कितनी दी जाएगी ये याद रख लीजिए, काम हो जाएगा। ओके। आयोजन कहां हो रहा है? अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। और कितनी टीमें पार्टिसिपेट कर रही है?
G20, ये बता चुका हूं मैं आपको। अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन में भारत की पहली महिला राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो यूनाइटेड नेशन में भारत की पहली महिला राजदूत या विमेन एम्बेसडर नियुक्त की गई थी रुचिरा कंबोज। यह है इनकी इमेज, यह है रुचिरा कंबोज। अभी सुर्खियों में क्यों है? तो अब संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला राजदूत रुचिरा कंबोज सेवानिवृत्त हो गई है, रिटायर हो गई है। 2 अगस्त 2022 को इन्हें भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में अपॉइंट किया गया था यूनाइटेड नेशन में। अब इनका कार्यकाल समाप्त हुआ है, ये अपने कार्यकाल से रिटायर हुई है। 1987 बैच की एक आईएफएस अधिकारी है, भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी है। कौन? रुचिरा कंबोज। ठीक है, याद रहेगा, इंडियन फॉरेन सर्विस। कौन से बैच की? 1987 बैच की रुचिरा कंबोज। अब सेवानिवृत्त हुई है, लेकिन आपको यहां पर यह याद रखना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन में पहली महिला राजदूत थी रुचिरा कंबोज। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ताइवान एथलेटिक्स ओपन में भारत ने कितने मेडल अपने नाम किए? नाम से आपको यह तो समझ में आ रहा है कि एथलेटिक्स की प्रतियोगिता है और आयोजन कहां हुआ होगा? ताइवान। इसमें भारत ने एथलेटिक्स में टोटल 7 मेडल अपने नाम किए। कितने? 7। ठीक है, तो सिंपल सी डिटेल है, ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 का आयोजन ताइवान में किया गया। भारतीय एथलेटिक्स जितने भी हैं एथलीट, उन्होंने 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज के साथ 7 मेडल अपने नाम किए। देखिए, सारे 7 प्लेयर के नाम तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो गोल्ड लेकर आए हैं उनको एक बार देख लीजिए। कौन लेकर आया है? तो देखिए, विमेंस लॉन्ग जंप में भारत की नैना जेम्स गोल्ड लेकर आई है। इसके अलावा मेंस जेवलिन थ्रो में डीपी मनु गोल्ड लेकर आए हैं। तो ये जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। आपको केवल नीरज चोपड़ा याद रहते हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना। डीपी मनु किस खेल से संबंधित है? जेवलिन थ्रो। और इनके अलावा मेंस 800 मीटर में अंकेश चौधरी गोल्ड लेकर आए हैं भारत के लिए। तो ये गोल्ड विनर याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। क्लियर? तो क्वेश्चन हमारा ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 से है। तो भारतीय खिलाड़ियों ने कितने मेडल जीते टोटल? तो ये टोटल मेडल जीते हैं भारतीय खिलाड़ियों ने 7। कितने गोल्ड? 3। कितने सिल्वर? 3 और ब्रॉन्ज केवल 1। ओके, तो ये पूरी मेडल टेली है। जब आपको पीडीएफ मिल जाएगी तो आप उसमें एक बार सबके नाम पढ़ लेना, या पॉज करके भी देख सकते हो, मैं साइड हो जाता हूं। ठीक है, तो 5 जून के सभी करंट अफेयर हो गए, यहां पर डिटेल में डिस्कस किया हमने। अब आ जाते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। देखिए क्या क्वेश्चन डिस्कस किए थे। निम्नलिखित में से कौन मेक्सिको की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी? क्लाउडिया शिनबाम, पढ़ा था कल हमने। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्य में विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे। दोनों राज्यों में क्रमशः कितनी सीटें हैं? तो कितनी हैं? 60 और 32, है ना। अरुणाचल प्रदेश में 60 और सिक्किम में 32। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक को नियुक्त किए गए? तो चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाड़कर। भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार भारत में कुल कितनी महिलाओं ने लोकसभा चुनाव में मतदान किया? तो यह है 31.2 करोड़ महिलाएं। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर लिविंग विल को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? यह बना कौन? गोवा। लिविंग विल को लागू किया है। विश्व साइकिल दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है। पहली बार यूनाइटेड नेशन ने इसे कब घोषित किया था? तो पहली बार मनाया गया था 2018 में। ठीक है, कब? 3 जून को। किस फुटबॉल क्लब ने यूईएफए चैंपियंस लीग ट्रॉफी 2024 जीती? तो यह जीती है रियल मैड्रिड ने। आंसर हो जाएगा डी। हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में भारत को किस देश से सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त हुआ? तो कहां से प्राप्त हुआ? सिंगापुर से। चर्चा में रहा होलांगा पार गिब्बन अभ्यारण्य या सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो यह है भारत के असम राज्य में। पढ़ा था हमने। केदार जाधव ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। यह फर्स्ट क्लास क्रिकेट किस स्टेट के लिए खेलते हैं? प्रथम श्रेणी का क्रिकेट। तो ये खेलते थे महाराष्ट्र के लिए। ओके, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से
संन्यास की घोषणा कर दी है। ये क्वेश्चन हमने कल के सेशन में डिस्कस किए थे। अब क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि आपने आंसर किया है कमेंट में, सभी ने किया है लगभग और बिल्कुल सही आंसर किए हैं, लेकिन फिर भी देखिए कमेंट कम आ रहे हैं। आजकल मैं ये चीज नोटिस कर रहा हूं कि काफी स्टूडेंट के कमेंट नहीं आ रहे हैं जो कि लगातार कमेंट करते थे। तो अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं एंड तक तो कमेंट भी करिए, हेल्पफुल रहेगा आप सभी के लिए, आपको चीजें याद रहेगी। क्या क्वेश्चन था पहला? चर्चा में रही रामसर साइट कांवर झील किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के बिहार राज्य में स्थित है। हाल ही में किस राज्य में सागा दावा बौद्ध त्योहार आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया भारत के सिक्किम राज्य में, सागा दावा। और बंगाल की खाड़ी में उठे नए चक्रवात रेमल का नामकरण किस देश ने किया है? तो नामकरण किया है ओमान ने। ओके, ओमान के द्वारा नामकरण किया गया है रेमल नाम के चक्रवाती तूफान का। एक मिड वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, अगर आपको याद हो तो, इलेक्शन कमीशन, नेशनल इलेक्शन कमीशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में उल्लेखित है? तो यह है पार्ट 15 में। बिल्कुल सही आंसर आया है पूर्वा रात्रे का। ओके, तो आज के सेशन में जो भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं वो आप कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा। 8वीं लोकसभा पर वीडियो आज ही आपको अवेलेबल हो जाएगा, यूट्यूब पर बने रहिएगा क्रेजी जी के ट्रिक के साथ, तो आपको दोनों वीडियो बैक टू बैक मिल जाएंगे, आप दोनों को वॉच कर लीजिएगा। लोकसभा इलेक्शंस आपका कोई भी क्वेश्चन आगे चलकर कभी गलत नहीं होगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।